हाय एवरीवन। तो ट्रू इंजीनियरिंग की इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो एल्गोरिथम है यार, बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक। एंड एक बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमने डेडलॉक की अवॉइडेंस पढ़ी थी तो वहाँ पे क्लियरली बता दिया था कि डेडलॉक अवॉइडेंस जो एल्गोरिथम है वही एल्गोरिथम बैंकर्स है। तो मेरे ख्याल से ये जो लाइन लिखी गई है, बैंकर एल्गोरिथम इज ऑल्सो नोन एज डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, तो बहुत ज़्यादा कुछ किसी को दिक्कत नहीं दे रही होगी। ठीक है। तो डेडलॉक को हम अवॉइड जो होता है ना, डेडलॉक अवॉइडेंस कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, या फिर इसी एल्गोरिथम्स को कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। तो यहाँ पे मैंने आपको डेडलॉक अवॉइडेंस के केस में डिस्कस किया था। हम दो स्टेट्स की बात करेंगे, एक होगी मेरी सेफ स्टेट, दूसरी होगी अनसेफ स्टेट। तो हम यही चाहेंगे कि यार मैक्सिमम जो काम हो रहा हो हमारी सेफ स्टेट का ही काम हो रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एक हमारी जो होती है सेफ स्टेट होती है और दूसरी जो स्टेट होती है वो होती है अनसेफ स्टेट। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो जो अपना मेन फंडा यही है कि जो अनसेफ स्टेट है वो हम उसको नहीं चूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे सेफ स्टेट की तरफ। एंड यही है मेन फंडा डेडलॉक को हटाने का, अवॉइड करने का। तो यहाँ पे जो अपने पास सेट ऑफ डेटाज हैं उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। डिसाइडिंग फैक्टर आ गया। अब डिसाइड अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपना एंटरटेन है वो रिक्वेस्ट या तो प्रोसेस करेगी या तो नहीं करेगी। ठीक है। मतलब सेफ स्टेट होगी या तो फिर अनसेफ स्टेट होगी। ठीक। प्रोसेस पूरी होगी मतलब सेफ स्टेट है जिसको सीपीयू पूरा मिल गया एंड वो देन एग्जीक्यूट होगी पूरा, अदरवाइज वो अनसेफ स्टेट है। ठीक है। इट फॉलो द सेफ्टी एल्गोरिथम टू चेक वेदर द सिस्टम इज अ सेफ स्टेट और नॉट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है जो मैंने आपको लगभग बताई दी थी स्टार्टिंग में। तो कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग के आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे लेक्चर समझ रहे हो एंड अगर आप लोगों ने डेडलॉक अवॉइडेंस सीख लिया यहाँ पे, तो फिर बैंकर्स एल्गोरिथम की स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा डिफरेंट कह नहीं रही। क्लियर। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे जो मैक्सिमम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे आप देख सकते हो यहाँ पे। एक तो अवेलेबल चीज़ पता होनी चाहिए, दूसरी मैक्स, तीसरा होगा एलोकेशन एंड चौथा होगा नीड। ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके आपको खुद न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कुछ अपने पास प्रोसेस या फिर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जिसके अंदर डायरेक्टली प्रोसेस गिवन है 3। ठीक है। प्रोसेस अगर देखोगे तो ये 3 गिवन है ना, P1 P2 P0। ठीक है। और इधर से नहीं देखो, ये तो ऑप्शन है वैसे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये 3 प्रोसेसेस अपने को गिवन है। साथ में टेबल में गिवन है एलोकेशन एंड देन रिक्वेस्ट, है ना। एक है एलोकेशन, दूसरा क्या है रिक्वेस्ट। ठीक। अब ये जो एलोकेशन किस चीज़ का हुआ है, रिसोर्स का एलोकेशन हुआ है। तो ये एक्स वाई और जो जेड है वो क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ से आप अज्यूम कर सकते हो कि एक्स कुछ भी रिसोर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, फॉर एग्जांपल माउस हो गया, मतलब कुछ भी रिसोर्स हो गया। इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है, सीपीयू हो सकता है। तो ये क्या होगा, रिसोर्स है एक्स वाई एंड जेड। तो रिसोर्स का एलोकेशन ये वाला टेबल बता रहा है स्टार्टिंग का। एंड रिक्वेस्ट P0 किस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है वो ये वाला टेबल बता रहा है। ठीक है। एक्स वाई जेड जो यहाँ पे कॉमन है, फॉर एग्जांपल अगर एक्स प्रिंटर है तो यहाँ पे भी एक्स क्या होगा, प्रिंटर ही होगा। ठीक है। तो वही सेम आपका यहाँ पे भी रिसोर्स यूज़ होंगे, बट ये जो केस होगा वो रिक्वेस्टेड का केस होगा या रिक्वेस्ट का केस होगा। ठीक। अब हमने यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर देख लिए, एक तो एलोकेशन का यूज़ यहाँ पे होते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन में देख ही गया। ठीक है। अवेलेबल कैसे फाइंड करेंगे अभी पता चल जाएगा, और नीड क्या होती है वो भी क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा रीड करते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में सीधे सिंपल क्लियर गिवन है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है ये, जिसके अंदर 3 रिसोर्सेज हैं एक्स वाई जेड। रिसोर्सेज एक्स वाई जेड 3 है। ठीक है। रिसोर्स मतलब भैया सीपीयू हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। ओके। जो कि हर एक प्रोसेस को रिसोर्स की नीड होती है ना, किसी प्रोसेस को सीपीयू की नीड है, ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू की नीड है। वही प्रोसेस आईओ करने चलेगी तो ये रिसोर्सेज ही का यूज़ करती है प्रोसेस। ठीक है। तो वही एक्स वाई जेड के यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। क्लियर है बात। तो 3 रिसोर्सेज क्वेश्चन में गिवन है और दे शेयर 5 यूनिट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। तो ये क्या शेयर करिए, 5 यूनिट है ना, शेयर करिए। कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो वेयर द कॉलम एलोकेशन डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस। तो एलोकेशन ये डिनोट कर रहा है एंड जो दूसरा आपका जो ई वाला है वो रिक्वेस्ट डिनोट कर रहा है। ठीक है, कॉलम। देन आपको बताना है विच ऑफ दीज प्रोसेस विल फिनिश द लास्ट। ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी जो लास्ट में फिनिश होगी, है ना, यहाँ पे लिखा गया। तो ऑप्शन है आपके पास ये वाले चारों, या तो फिर नन ऑफ द अबव सिंस द सिस्टम इज इन द डेडलॉक, या तो इनमें से कोई सी प्रोसेस नहीं चलेगी, डेडलॉक होगा। ठीक है। तो आपको ये बताना है इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो डेडलॉक होगा या तो इन चारों में से कोई ना कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। और जो प्रोसेस एकदम लास्ट में एग्जीक्यूट होगी वो आपको आंसर करना है
क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? समझ गया क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो जब भी आप सॉल्यूशन निकालो तो सबसे पहले आप ये देखोगे नीड और अवेलेबल का फंडा। तो हमेशा यही देखोगे कि अवेलेबल ज़्यादा होगा नीड से। फॉर एग्जांपल, ये भैया समझ में नहीं आया, वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बट एक एग्जांपल से पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी इस फंडे का यूज़ अपन आगे करते हुए सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सीखेंगे कि नीड हमेशा जो है अवेलेबल से कम होनी चाहिए, फिर अवेलेबल हमेशा नीड से ज़्यादा होना चाहिए। अवेलेबल मतलब मान लो आपके पास है अभी 100 रुपीज़, ठीक है, आपके पास है 100 रुपीज़, एंड अगर आप लोगों को 100 रुपीज़ में से मान लो 80 रुपीज़ की आइसक्रीम खानी है, एक आइसक्रीम है जो 80 रुपीज़ की है, तो आप ईजिली खा सकते हो, हाँ 80 रुपीज़ की आइसक्रीम खा सकते हो क्योंकि आपके पास 100 रुपीज़ है। बट एनी केस आपके पास है 10 रुपीज़, तो क्या आप 80 रुपीज़ की आइसक्रीम ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अवेलेबल अमाउंट, इससे क्या सिनेरियो दिख रहा है कि ये हमारा अवेलेबल है, अवेलेबल, और हमें नीड कितने की है? 80 रुपीज़ की नीड है फॉर एग्जांपल आइसक्रीम के सिनेरियो में, है ना। तो ये नीड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये वही चीज़ सिखा रहा है कि अवेलेबल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और नीड, है ना, यही नीड से हमेशा अवेलेबल ज़्यादा ही होना चाहिए। अवेलेबल ज़्यादा है तो नीड फुलफिल हो जाएगी। ठीक, क्लियर है बात? अगर ये 10 रुपये होते तो हम 80 रुपये की आइसक्रीम नहीं खा सकते थे। सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कॉन्सेप्ट आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा कि कौन सी प्रोसेस को CPU असाइन होगा या कौन सी प्रोसेस पूरी कंप्लीट होगी या नहीं होगी। ठीक है, ख़त्म। लास्ट में ये देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपने को ये टेबल गिवन है, तो टेबल के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा करते हैं, नीड और अवेलेबल को यहाँ पे रखते हैं और इस एरो को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक्स जो पहला रिसोर्स है, मान लो प्रिंटर है, दूसरा मान लो CPU है और तीसरा मान लो स्कैनर है, ऐसे कुछ है ना। 3 रिसोर्स हैं अपने पास, P0, P1, P2, ये प्रोसेसर्स अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल जो x की रिसोर्स कितनी है, कितना x अवेलेबल है ना, एंड कितना y एंड कितना z। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे 1, 2 एंड 2 विच इज़ 5। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x का टोटल कितना है, 5 है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे बता दिया। ओके, देन नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, इसको इधर रखते हैं। नेक्स्ट चीज़ अपने पास क्या है, फिर अपन y का कैलकुलेट करेंगे। तो 2, 0 एंड 2 विच इज़ 2 + 0 + 2 क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना। ऐसे ही हम z का कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो z, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, इन तीनों का क्या कर लिया, समेशन ले लिया कि टोटल कितने हैं अपने पास। तो टोटल क्या निकले अपने पास, टोटल एलोकेशन है 5, 4 एंड 3। तो ये जो अपन ने निकाला है वो टोटल एलोकेशन निकाल लिया। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये तीनों प्रोसेसेस जो है 5 यूनिट के लिए हैं। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या ऑलरेडी गिवन है कि टोटल जो यूनिट्स अवेलेबल हैं वो 555 है, जिनमें से एलोकेट कितनी हुई है, 5, 4, 3 हो चुकी हैं टोटली। ठीक है, टोटल एलोकेशन पता चल गया एंड टोटल अपने को क्वेश्चन में ये गिवन ही था। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अवेलेबल निकालेंगे। अवेलेबल का फॉर्मूला क्या होगा, अवेलेबल हम इसी तरीके से निकालते हैं ना कि जो भी मेरा टोटल है माइनस जितने एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 555 है एंड टोटल एलोकेशन हो गया 5, 4, 3। तो अब मेरे पास जो अवेलेबल बचा वो इतने यूनिट बच गया, 0, 1 एंड 2 यूनिट्स। ठीक, क्लियर है बात? अब 0, 1 और 2 यूनिट्स जो है वो यहीं लिख देते हैं, ऐसा करते हैं जिससे कि आपको यहाँ डायग्राम में क्लियरली समझ में आए। 0 यूनिट, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, ये मेरे पास अब क्या बच रहा है, अवेलेबल बच रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। ओके, अब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि इसको फुलफिल कर रही है, ये मेरे पास क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ से आप पहली प्रोसेस को देखो, P0 को अगर हमने ध्यान से देखा तो ये हो गया 103, 103 तो अवेलेबल ही नहीं है। तो हम हमेशा यहाँ क्या चेक करेंगे, नीड जो होगी वो अवेलेबल से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ही हमें समझ में आया कि पहली प्रोसेस वाला फंडा तो P0 वाला फंडा तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको नहीं ले सकते, अभी रिक्वेस्ट इसकी फुलफिल नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड P1 का अगर रिक्वेस्ट का सिनेरियो देखें तो उसको चाहिए x का 0 यूनिट चाहिए, बिल्कुल ठीक है, y की 1 यूनिट चाहिए, बिल्कुल ठीक है, z की 2 यूनिट चाहिए। तो मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल है उसको पूरी की पूरी नीड है। मतलब कि ऐसा सिनेरियो है, 100 रुपये हैं उसके पास, किसी एक स्टूडेंट के पास 100 रुपये, एंड उसको 100 रुपये वाली आइसक्रीम खानी है, तो बिल्कुल खा सकता है भाई।
ठीक है। तो वो ये सिनेरियो, तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमें? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि यार P1 तो फंडा है कि भाई इसको रिसोर्स मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो P1 ऐसा प्रोसेस है जिसको जो अवेलेबल को फुलफ़िल कर पा रहा है कि जितने अवेलेबल हैं उतनी उसको रिक्वेस्ट चाहिए, तो उसको हम दे सकते हैं। बट अभी उससे पहले हम क्या चेक करेंगे, P2 को भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या फंडा बैठ रहा है इसका। तो यहाँ से x को उसको चाहिए 1, बट यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो इससे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यार जो P1 है सिर्फ वही फुलफ़िल कर पा रहा है अभी के टाइम पे, तो हम इसी की रिक्वेस्ट फुलफ़िल कर देते हैं। नीड और अवेलेबल वाला फंडा जो फॉलो कर रहा है वो P1 ही फुलफ़िल कर रहा है। तो सबसे पहली स्टेप हमने ये समझ ली, एंड उस हिसाब से हमने किसको एलोकेट कर दिया, P1 प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कर दिया, क्योंकि उसको रिसोर्स कितनी ज़रूरत थी, यही 012 ज़रूरत थी और 012 ही अवेलेबल है। क्लियर होगी बात? ये निकाला कैसे भैया, यहीं से निकाल लिया। बहुत सिंपल से टर्म्स हैं और कुछ नहीं। तो अब हम अवेलेबल चेक करेंगे। अब जो नया अवेलेबल चेक करने का सिनेरियो बैठेगा वो बैठेगा जो भी अपने पास ये जो था 012 पहले से अवेलेबल था, प्लस इस प्रोसेस का जितना एलोकेशन है ना, विच इज़ कॉल्ड 201, तो 201 को ऐड कर देंगे। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सिनेरियो है, बहुत सिंपल। तो अब अपने पास जो बना है वो नया अवेलेबल बन गया, कितना, 213, ठीक है। 213 नया अवेलेबल अब यहाँ पे बन चुका है। अब अपन 213 को यहाँ पे देखेंगे, तो मैं इस वाले अवेलेबल को अब हटा देता हूँ, 2, 1 एंड 3, ठीक है। अब मैं इस वाले को हटा दिया मैंने, अब मैं इधर आ चुका हूँ। क्लियर है बात? मेरी पहली स्टेप हो गई, एंड P1 जो है पूरा रिसोर्स ले चुका है, तो मतलब ये वाला पार्ट इसको आप हटा देता है। P1 को अब दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे क्योंकि P1 का रिक्वेस्ट ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। अब जो बच रहा है वो बच रहा है या तो फिर P0 या तो बच रहा है P2, बट सीक्वेंस के हिसाब से चल देंगे तो P0 पहले है ना। अब यहाँ पे देखें, इसको चाहिए 1, अपने पास है 2, बिल्कुल ठीक है। Y को चाहिए कुछ नहीं, अपने पास है 1, बिल्कुल ठीक है। Z को चाहिए 3, अपने पास है 3, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि यार P0 तो एग्जीक्यूट हो सकता है। ऐसे ही फिर अपन P2 को चेक करेंगे, इसके पास है 2, इसको चाहिए 1, बिल्कुल ठीक है। Y में इसके पास है 1, इसको चाहिए 2, तो अभी मतलब ये फुलफिल नहीं कर पा रहा, बिकॉज Y का सिनेरियो देखो, Y के केस में अपने पास अवेलेबल है 1 यूनिट, बट मांग ये रहा है 2 यूनिट का, तो उसका मतलब है P2 एग्जीक्यूट होना ही नहीं अभी। तो फिर सेकंड टाइम जो एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, P0, बिकॉज P0 अवेलेबल और नीड की फुलफिलमेंट ट्रू कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात? किस तरीके से चेक करें, तो अब अपन किसको असाइन कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो असाइन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा P0, ठीक है। P0 को रिक्वेस्ट जो भी थी उसकी फुलफिल हो रही, तो जो अब नया अवेलेबल आया विच इज़ कॉल्ड 213, तो 213 यूज़ करेंगे प्लस ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। P0 का एलोकेशन यूज़ कर लेंगे विच इज़ 121, तो हमने यहाँ पे जाके 121 के साथ उसको ऐड कर दिया। अब जो नया अवेलेबल आ गया वो 334 हो गया, है ना। अब जो नया अवेलेबल आ गया वो यहाँ पे लिख देंगे 3, 3 एंड 4, ओके। अब चेक करेंगे क्या यार ये लास्ट वाला काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो P0 पूरी एग्जीक्यूट हो गई है ना, तो P0 पूरा एग्जीक्यूट हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। P1 भी पूरा रिसोर्स जो रिक्वेस्ट चाहिए था वो रिसोर्स उसका फुलफिल हो गया। अब जो बच रहा है वो P2 बच रहा है, अगर फुलफिल करता है ठीक है, नहीं करता तो भैया अनसेफ चीज़ है वो, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, 3 मांग रहा है 1 यूनिट को, बिल्कुल कर सकता है। 3 यूनिट अवेलेबल है, उसको चाहिए 2 यूनिट, बिल्कुल। 4 यूनिट अवेलेबल है, उसको चाहिए 0 यूनिट, तो इसका मतलब है कि P3 अब P2 जो है थर्ड प्रोसेस जो है अब एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? मतलब थर्ड प्रोसेस का जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो रहा है। तो इस तरीके से अपन थर्ड प्रोसेस निकालेंगे जिसमें ये वाला अवेलेबल यूज़ करेंगे 334, ठीक है। तो हमने यूज़ कर लिया 334, एंड उसका अगर आप एलोकेशन देखोगे वो है 221, तो 221 के साथ इसको अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब जो अपने पास अवेलेबल आ गया वो 555 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखा कि जो 555 है वो आपका फाइनल अवेलेबल के इक्वल है ना। जो ये जो गिवन था ना 555 उसके इक्वल है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि यार जो अपना प्रोसेस P2 है वो भी क्या हो जाएगी, रिसोर्स यूज़ कर लेगी, ठीक है। क्लियर है बात? तो इससे मतलब है कि तीनों प्रोसेस चल चुकी हैं। अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो लास्ट में एग्जीक्यूट हुई, तो लास्ट में कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, P2 हो रही है, ये अभी अपन ने देखा, ठीक है। P2 ये वाली ऐसी लास्ट में एग्जीक्यूट हो रही है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही हुआ क्या है।